हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक फिजिक्स पार्ट 2 कवर करेंगे। हम आज के लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज की मदद से बेसिक फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को सॉल्व करने में। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर इन कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है बेसिक फिजिक्स का। यहाँ पर हम बेसिक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के सॉल्व करते हुए हम उस पूरे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आपने ट्रांसफार्मर काफ़ी सुना होगा। ये दो तरह के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज की जाती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो क्वांटिटी इनपुट होती है उसको डिक्रीज किया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम इंक्रीज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करके। इज इट पावर, इज इट करंट, इज इट फ्रीक्वेंसी, या इज इट वोल्टेज। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेसिकली ये वोल्टेज को अप करने के लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज आती है वो लो क्वांटिटी की होती है, और जो आउटपुट जाती है वो हाई क्वांटिटी की होती है, इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर डी, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होती है। अब कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वन सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होती है थ्रू इंडक्टली कपल्ड कंडक्टर। ठीक है, जिनको हम ट्रांसफार्मर की कॉइल्स बोलते हैं। और जो ट्रांसफार्मर है दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका यूज वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है वहां पर जो प्राइमरी जो टर्न्स है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स। मतलब क्या कि अ ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सर्किट, उस पूरे ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगी देन दी प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। आप याद रखिए कि अगर मान लो एक प्राइमरी सर्किट है, यहाँ पर आपने एक इनपुट वोल्टेज दी, और एक सेकेंडरी सर्किट है जहाँ से आउटपुट मिलेगी, तो अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है, सेकेंडरी कॉइल्स जो है वो ज़्यादा नंबर में होनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। ठीक है, और अगर आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करना है तो आपको इसका अपोजिट कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब खास बात क्या है ट्रांसफार्मर की कि दे वर्क ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, वो डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट्स पे काम करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द रेक्टिफायर्स। आपने रेक्टिफायर काफी सुने होंगे, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ऐसे ही रेक्टिफायर एक डिवाइस है, और काफी कॉमनली हम इसको यूज करते हैं अपने डेली कामों में। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके कौन से फॉलोइंग फंक्शन हैं। क्या ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, क्या ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा फंक्शन है रेक्टिफायर का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप दो ऑप्शंस को तो इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। आपको पता है कि जो वोल्टेज का अप डाउन होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, वो आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। तो पहले दोनों ऑप्शन जो है वो आपके रेक्टिफायर के फंक्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शंस को हटा सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अब आपको जो सोचना है वो सोचना है सी और डी ऑप्शन में। ठीक है, और दोनों ही ऑप्शन काफी क्लोज हैं, क्योंकि यहाँ पर AC टू DC है और DC टू AC है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो रेक्टिफायर है इसका मेन काम क्या है कि ये AC करंट को कन्वर्ट करता है DC करंट में। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन जो होगा वो आंसर सी है, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। अब रेक्टिफायर के बारे में आपको बता दूं कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर पावर सप्लाईज के कंपोनेंट में यूज होता है, और जो डिवाइस अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है एक रेक्टिफायर का, मतलब कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट टेम्परेचर डू दी फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल गिव द सेम रीडिंग। कि इनमें से कौन से टेम्परेचर रेंज पर जो फ़ारेनहाइट स्केल है और जो सेल्सियस स्केल है, जो कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स हैं, ये कब अपनी रीडिंग सेम देते हैं। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू वो होगी जहां पर दोनों की रीडिंग सेम आएगी। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो फ़ारेनहाइट होता है इट इज इक्वल टू 9/5 C + 32 डिग्री।
ठीक है। 32 डिग्री एफ, तो ये आपको पता है कि फ़ारेनहाइट की यूनिट एफ होती है, तो इस फॉर्मूले से आप इंटरचेंज कर सकते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी वैल्यू पे दोनों सेम रीडिंग देंगे, तो ये आप यहाँ पर एफ को सी से रिप्लेस कर दिए क्योंकि सेम वैल्यू बोला हुआ है, तो 9/5 सी प्लस 32 एफ। ठीक है, जब आप सी माइनस 9/5 सी इज इक्वल टू 32 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4/5 सी इज इक्वल टू 32, और ये सी की वैल्यू कितनी आएगी -40, और यही वैल्यू किसकी भी होगी, यही वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल की भी होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने सेम मानी है, तभी हमने यहाँ पे एफ को सी से रिप्लेस किया था। तो -40 डिग्री वो वैल्यू है जहाँ पर दोनों स्केल्स की जो रीडिंग है वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर सी। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बता दूं कि पहला जो मेन स्केल हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो कॉमनली यूज़ होता है सेल्सियस स्केल। जो सेल्सियस स्केल है इसकी रीडिंग 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है फ़ारेनहाइट स्केल, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्केल है, और जो हम अपना बुखार वगैरह मापते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल में ही मापते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को 102 डिग्री बुखार है, किसी को 104 डिग्री बुखार है, तो वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है। इसकी जो रीडिंग है वो 0 to 212 एफ होती है। जो जीरो इसमें है वो 32 डिग्री एफ होता है बेसिकली, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और जो 212 डिग्री एफ है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 98.6 यहाँ पर याद रखिए कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। फिर जो हमारा एसआई यूनिट वाला स्केल है वो है केल्विन। जो केल्विन है इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होती हैं। ये सबसे पॉपुलर स्केल है, और यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो होता है 273 के। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो होता है 373 के, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 310 के। और जो 0 केल्विन रीडिंग होती है इसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो अचीव हो सकता है वो ये 0 केल्विन होता है। और चौथा एक पॉपुलर स्केल है रैंकिन स्केल। ठीक है, अब इनको आपको कन्वर्ट करने के फॉर्मूले भी आने चाहिए, कि अगर आपको एक स्केल में रीडिंग पता है तो आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। तो अगर आप मान लो कोई रीडिंग है 32, जैसे मान लो 324 केल्विन है, अगर आपने इससे सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो आप 324 माइनस 273 कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। सिमिलरली रैंकिन इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। ये रिलेशन जरूरी हैं, आप इनको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन टेम्परेचर स्केल के रिगार्डिंग गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द यूनिट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। आपको कुछ डाटा दे रखे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट्स दे रखे हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की यूनिट नहीं है। ठीक है, लीप ईयर, सोलर डे, लाइट ईयर, सेकेंड, तो इनमें से कौन सी यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। तो आपको पता है कि लीप ईयर वो ईयर होते हैं जहाँ पर फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो ये आपका टाइम की यूनिट है, क्योंकि ये पीरियड बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर, तो ये आपकी टाइम की यूनिट है। सोलर डे भी टाइम की यूनिट है, बताता है कि एक दिन की जो पूरी ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 24 ओवर 52 मिनट्स के आसपास। लाइट ईयर, अब लाइट ईयर में आपको बता दूं कि भले ही यहाँ पर ईयर वर्ड आ रहा है, लेकिन लाइट ईयर यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है, और ये बताता है कि एक ईयर में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। सेकंड तो आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिट ऑफ टाइम है, तो लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, और ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब लाइट ईयर होता क्या है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, कि जो हमारे स्पेस के डिस्टेंसेस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर टर्म को। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है जो कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है इन वन सोलर ईयर, कि जो हमारा एक सोलर ईयर है 365.25 डेज का, उस ईयर में एक लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये हम मेजर करते हैं लाइट ईयर की मदद से, और ये मिस इंटरप्रेट होता है एज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि अब आपको पता है इसके बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अगेन रिगार्डिंग यूनिट्स। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। आपको विस्कोसिटी एक टर्म पता है कि विस्कोसिटी क्या होता है, रेसिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो, कि जब हम फ्लूइड को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो जितना रेसिस्टेंस उसकी लेयर्स देती हैं उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। कि अगर आप वाटर को फ्लो करवाएंगे तो काफ़ी दूर तक बह जाएगा, लेकिन अगर आप शहद को फ्लो करवाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं बहेगा, तो क्योंकि शहद की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब उसकी आपसे यूनिट पूछी गई है, और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपका स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। आपको बताना है कि एसआई यूनिट क्या है विस्कोसिटी की। तो जो
विस्कोसिटी है इसकी एसआई यूनिट होती है पॉइजल। ठीक है, तो ये टर्म आपको अब याद रखनी है क्योंकि ये आपको अब आगे पेपर में गलत नहीं करनी है। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइजली, और इसको हम न्यूटन सेकंड मीटर पर स्क्वायर कहते हैं या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। अब आपको एसआई यूनिट्स के बारे में बता दूं कि जो एसआई यूनिट्स हैं ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। 7 बेसिक यूनिट मतलब कौन सी, कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको यूज करके हम कोई भी और यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मास की, तो मास की यूनिट है केजी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मीटर। अगर हम टाइम की बात करें सेकेंड। अगर हम करंट की बात करें एम्पेयर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें केल्विन। अगर हम अमाउंट की बात करें तो मोल। और अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडला। ये 7 हमारी बेसिक यूनिट्स हैं और इनको यूज करके हम कोई भी और यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, और बाकी जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहते हैं एसआई ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे हमने पॉइजली को ड्राइव किया विद द यूनिट्स ऑफ न्यूटन सेकंड मीटर पर स्क्वायर, और अगर हम न्यूटन को अगर फर्दर हम देखें तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट। फोर्स इज इक्वल टू आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये आपका क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप और फर्दर रिफाइन कर सकते हो पॉइजली को इन टर्म्स ऑफ ड्राइव इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिनन इन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस, ए ऑप्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, B decreases with temperature, C does not change with temperature, और D becomes zero at very low temperature। तो आपको बताना है कि सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना में रेसिस्टेंस की वेरिएशन किस तरीके से होती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सुपर कंडक्टिविटी एक स्पेशल फिनोमेना है जहां पर एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर जाकर। तो ये जो लो टेम्परेचर पर जाकर जीरो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, ये फिनोमेना सिर्फ सुपर कंडक्टर में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी। सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमेना है जिसको फाइंड आउट किया था डच फिजिसिस्ट के ओन्स ने, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का वो ड्रॉप कर जाता है सडनली टू जीरो जब स्पेसिमेन को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कूल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सुपर कंडक्टर को देखें तो इसका रेसिस्टेंस एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सुपर कंडक्टर नहीं है तो उसका रेसिस्टेंस जीरो नहीं होता है एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें से कौन सा सब्सटेंस या मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जो जिनके ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर लेते हैं, इसलिए उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो मटेरियल है। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पता लग गया होगा कि आयरन वो मटेरियल है जो कि डायमैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि आयरन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी। Diamagnetic is the property of an object which causes it to create a magnetic field in opposition to the externally applied magnetic field। तो एक रिपल्सिव इफेक्ट होता है, अट्रैक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। तो जो आपके कोबाल्ट, आयरन एंड निकल हैं दे आर फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि ये अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपके डायमैग्नेटिक का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर जहाँ पर हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए बेसिक फिजिक्स के। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ समझा होगा, जाना होगा और इसको आप यूज़ करेंगे अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।